पश्चिमी आक्रामकता के प्रति चीन की प्रतिक्रिया की भूराजनीतिक वास्तविकताएं। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय निर्विवाद है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था, तेजी से आगे बढ़ती तकनीकी और सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक गठबंधनों के साथ चीन एंग्लो-सैक्सन दुनिया के लिए एक दुर्जेय प्रतिसंतुलन के रूप में खड़ा है, जिसका मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह धारणा कि चीन इन शक्तियों की किसी भी तरह की आक्रामकता का निर्णायक रूप से जवाब देगा, केवल अटकलें नहीं है, यह ऐतिहासिक मिसालों और वर्तमान भूराजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है। यह निबंध इस बात की पड़ताल करता है कि चीन ने पश्चिमी आक्रामकता का मुकाबला करने की क्षमता कैसे बनाई है, क्यों अमेरिका और नाटो अब भारी सैन्य श्रेष्ठता का दावा करने में सक्षम नहीं हैं, और कैसे अमेरिकी विदेश नीति, विशेष रूप से इसके विरोधियों के निर्माण ने अनजाने में चीन और रूस को सशक्त बनाया है, जो एक संभावित रणनीतिक गठबंधन में परिणत हुआ है, जो वैश्विक शक्ति संरचनाओं को नया रूप दे सकता है। चीन की सैन्य क्षमता और प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता। चीन ने पिछले कुछ दशकों में यह प्रदर्शित किया है कि वह किसी भी कथित आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। इसकी सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सेनाओं में से एक है। चीन का सैन्य बजट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, अपने हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को बनाए रखने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। आधुनिकीकरण के प्रयासों के माध्यम से चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर क्षमताओं जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है, जिससे पश्चिम के लिए किसी भी संभावित आक्रमण को एक महंगा प्रयास बना दिया है। ऐतिहासिक रूप से चीन अपनी संप्रभुता के लिए कथित खतरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहा है। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 इसका स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने उत्तर कोरिया में 38वीं समानांतर रेखा पार की, तो चीन ने अपने दरवाजे पर पश्चिमी आक्रमण के डर से अमेरिका और उसके सहयोगियों को पीछे धकेलने के लिए सैकड़ों हजारों सैनिकों को भेजकर जवाब दिया। इसका परिणाम एक खूनी गतिरोध था जिसने चीन के रुख को एक ऐसी शक्ति के रूप में मजबूत किया जो अपने क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज की बात करें तो स्थिति किसी भी हमलावर के लिए और भी अधिक खतरनाक है। नौसेना शक्ति में चीन की तीव्र प्रगति, जिसमें विमान वाहक पोतों का निर्माण और इसकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों का विस्तार शामिल है, इसे दक्षिण चीन सागर और व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनाती है। चीन के साथ कोई भी सैन्य टकराव न केवल विनाशकारी होगा, बल्कि वैश्विक संघर्ष में भी बदल सकता है, जिसे अमेरिका और नाटो अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका और नाटो की सैन्य श्रेष्ठता में गिरावट। अमेरिका ने लंबे समय से अपने तकनीकी लाभ और अपने गठबंधनों, विशेष रूप से नाटो की वैश्विक पहुंच के माध्यम से सैन्य श्रेष्ठता का दावा किया है। हालांकि चीन का सामना करने पर यह प्रभुत्व अब गारंटी नहीं है। इराक और अफगानिस्तान में युद्धों ने अमेरिकी सेना की लंबे समय तक संघर्षों को बनाए रखने की क्षमता में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। स्थायी स्थिरता या जीत के मामले में बहुत कम दिखाने के बावजूद खरबों डॉलर खर्च किए गए, जिससे युद्ध की थकान और नई सैन्य मुठभेड़ों के लिए कम इच्छाशक्ति पैदा हुई। इसके अलावा चीन ने इन विफलताओं का बारीकी से अध्ययन किया है और एक विषम युद्ध रणनीति विकसित की है, जिसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां अमेरिका कमजोर है। साइबर युद्ध, जहाजरोधी बैलिस्टिक मिसाइलों पर चीन का ध्यान, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निगरानी में इसका व्यापक बुनियादी ढांचा इसे अमेरिका के कई पारंपरिक लाभों को बेअसर करने की अनुमति देता है। इसी तरह नाटो अब शीत युद्ध के दौरान की तरह भारी ताकत नहीं रह गया है। जर्मनी और फ्रांस सहित नाटो के कई यूरोपीय सदस्य रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं, और गठबंधन के भीतर मतभेद चीन जैसी शक्ति के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। रूसो चीनी साझेदारी शक्ति संतुलन को भी बदल देती है। अमेरिका ने अपनी आक्रामक विदेश नीतियों, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार के माध्यम से रूस को चीन की बाहों में धकेल दिया है। दोनों देशों के बीच अब गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध हैं, जिसमें मध्य एशिया और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभ्यास और समन्वित रणनीतियां शामिल हैं। यह साझेदारी नाटो की किसी भी देश को अलग-थलग करने की क्षमता को काफी हद तक कमजोर करती है, क्योंकि रूस और चीन मिलकर पश्चिमी प्रभुत्व के लिए वैश्विक संतुलन बनाते हैं। दुश्मन बनाने की अमेरिकी विदेश नीति।
अमेरिकी विदेश नीति तंत्र लंबे समय से दुश्मन बनाने और उन्हें बनाए रखने के सिद्धांत पर काम करता रहा है, अक्सर अपने विशाल सैन्य खर्च और वैश्विक हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए। इस दृष्टिकोण को शीत युद्ध में देखा जा सकता है, जहां सोवियत विस्तार के खतरे का इस्तेमाल कोरिया, वियतनाम और अनगिनत अन्य देशों में हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए किया गया था। हालांकि शीत युद्ध के बाद के युग में अमेरिका ने चीन के प्रति इसी तरह का टकरावपूर्ण रुख अपनाया, जबकि मध्य पूर्व में दुश्मन बनाने की अपनी नीति को भी जारी रखा, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में युद्धों में देखा जा सकता है। सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में गढ़ी गई खुफिया जानकारी के आधार पर इराक पर 2003 में किया गया आक्रमण अल्पकालिक राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए अमेरिका द्वारा युद्ध छेड़ने के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। इराक की अस्थिरता के कारण कई वर्षों तक अराजकता, ईसिस का उदय और मानवीय आपदा हुई, जबकि यह सब अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों की जेबें भरने के लिए किया गया। इसी तरह लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री चीन को रोकने के बजाय अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर को बढ़ावा देने का काम करती है। वास्तविकता यह है कि चीन के ताइवान के साथ पहले से ही गहरे आर्थिक संबंध हैं और सैन्य वृद्धि अंतिम उपाय होगी। बीजिंग सैन्य बल के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, जिससे अमेरिकी हथियारों की बिक्री का मूल आधार ही कमजोर हो जाता है। चीन अमेरिका के विपरीत दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे चीन सैन्य बल के बजाय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करना पसंद करता है। जबकि अमेरिका हस्तक्षेप और हथियारों की बिक्री को सही ठहराने के लिए अराजकता फैलाता है, चीन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से साझेदारी बनाता है, एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में अपने प्रभाव को मजबूत करता है। अल्पकालिक अमेरिकी रणनीति बनाम दीर्घकालिक परिणाम। अमेरिकी विदेश नीति ने दीर्घकालिक परिणामों पर अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को लगातार दिखाया है। इराक और अफगानिस्तान में युद्ध, जिन्हें जनता को आतंकवाद से लड़ने के लिए आवश्यक बताया गया था, ने मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता पैदा की, चरमपंथी समूहों को बढ़ावा दिया और मानवीय संकटों को बढ़ा दिया। इसी तरह चीन के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण, विशेष रूप से हाल के प्रशासनों के तहत, आर्थिक अलगाव, व्यापार युद्ध और सैन्य मुद्रा पर केंद्रित रहा है। इन सभी ने चीन और रूस को एक दूसरे के करीब ला दिया है और एक शक्तिशाली प्रतिकूल गुट बनाया है। अमेरिकी विदेश नीति की रणनीति एक बुनियादी गलत अनुमान पर आधारित प्रतीत होती है। दुश्मन बनाकर और संघर्ष को जारी रखकर इसने अनजाने में चीन और रूस को सशक्त बनाया है, दो राष्ट्र जो गठबंधन होने पर वैश्विक मामलों पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। यह केवल ताइवान के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचनाओं में व्यापक बदलाव के बारे में है। अल्पकालिक सैन्य और आर्थिक लाभ पर केंद्रित अमेरिका, चीन के उदय से निपटने के लिए एक सुसंगत दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने में विफल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह इराक में विफल रहा था। निष्कर्ष: अमेरिका और नाटो के पास अब निर्विवाद सैन्य श्रेष्ठता नहीं है, खासकर उभरते चीन और रूस के साथ उसके गठबंधन के सामने। चीन में पश्चिम से किसी भी आक्रमण का जवाब देने की क्षमता है, और अमेरिका जानता है कि वह ऐसी दुर्जय शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर सकता। अल्पकालिक लाभ के लिए दुश्मन बनाने और वैश्विक अराजकता को बढ़ावा देने की लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति ने उल्टा असर डाला है, जिससे चीन और रूस एक ऐसी साझेदारी में आ गए हैं जो वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया रूप दे सकती है। अमेरिका की अल्पकालिक रणनीतियों के दीर्घकालिक परिणाम सामने आए हैं, और जैसे जैसे दुनिया में बदलाव जारी है, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है कि अमेरिका खुद को पराजित पाएगा, जैसा कि इराक में हुआ था।